Good morning, student. I am Ravi Singh, once again present here to teach you one of the important chapter of biology, that is life process. In last classes, we have studied about introduction, nutrition in plant. I hope you all memorize it also. So let's continue our topic. Factors affecting photosynthesis. इसमें सबसे पहला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम कल भी बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इसेंशियल है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से। ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? स्टोमाटा से। ऑब्जॉर्ब कैसे होगा? स्टोमाटा से। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड is an important factor in photosynthesis. Which is absorbed by stomata from the atmosphere. Second, H2O, water. Water is also an important factor in photosynthesis, which is transported upward by a special tissue known as xylem. After photolysis, H2O breaks into H plus ions, and as a byproduct, oxygen is released. देखिए कल ही पढ़े थे हम लोग फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कहाँ से करता है? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से। कैसे? स्टोमाटा के मदद से। दूसरा है H2O मतलब वाटर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इसेंशियल है। तो ये वाटर आएगा कहाँ से आएगा? सॉइल से। ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? स्पेशल टिश्यू है, उसको क्या बोलते हैं? जाइलम। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। और उसके बाद क्या होगा? यही वाटर फोटोलिसिस के बाद H2O जो है ये ब्रेक होता है, टूटता है किस चीज में? H प्लस आयन में। और बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। एक टर्म है यहाँ पे फोटोलिसिस क्या होता है? फोटोलिसिस वाटर का टूट जाना बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। दिस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप इतना तुम लोग कल ही समझ गए थे, समझ में आया होगा सबको। अब आगे है सनलाइट। इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस
is directly proportional to intensity of light. कौन सा लाइट? PAR and duration of light. Duration of light. एक और टर्म है क्लोरोफिल. It is an important pigment present in leaves of plant which traps photosynthetically active radiation towards leaves. Towards leaves. देखिए, इसके बाद आता है क्या है, लाइट का क्या रिलेशन है. लाइट का क्या रिलेशन है, तो हम कल भी बताए थे, लाइट का ड्यूरेशन जितना लंबा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा. जैसे बरसात के मौसम में, ये जनरल केस के लिए है, एक्सेप्शनल केस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में. जनरल केस में जो बरसात के मौसम में क्या होता है, बादल पूरा छाया होता है, तो जब बादल होगा तो सनलाइट लीव्स पे आएगा, ढंग से नहीं आएगा, तो उस समय फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, या जब प्रॉपर सनलाइट पूरे दिन है उस समय ज़्यादा होगा. तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जितना देर तक लाइट लिप्स पे क्या होगा, फेस करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. तो और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कल बताए थे, पहले भी आपको पता होगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. लाइट तो बहुत है, लाइट की कमी नहीं है, लेकिन 90% जो रेडिएशन आता है सन से वो यूजलेस है. ये क्या है, वो यूजलेस है, प्लांट के किसी काम का है ही नहीं. केवल और केवल 10% ही क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है. कितना है, 10%. जैसे मान लीजिए कि 100 लाइट आ रहा है, 100 रेज ऑफ लाइट आ रहा है सन से, तो 100 में से 90 जो है वो प्लांट के किसी काम का है ही नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन नहीं है. तो बचा कितना, 10. वो 10 में से भी समझिए तो 9% जो है वो इधर उधर समुद्र में कहीं चला गया, कहीं पे चला गया, तो वो भी यूजलेस ही हो जाता है. तो बचा कितना, 1%. मतलब हम कह सकते हैं ऐसे ओवरऑल सनलाइट की कमी नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव लाइट की कमी है. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा. इंटेंसिटी जितना कम होगा फोटोसिंथेसिस क्या होगा, उतना ही कम होगा. और ये ड्यूरेशन, मतलब जितने लंबे टाइम तक सनलाइट होगा उतना लंबा टाइम तक क्या होगा, खाना बनेगा प्लांट में. अब आगे है क्लोरोफिल. ये आपको पता ही होगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्लोरोफिल प्लांट के लिप्स में पाया जाता है और इसका काम क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को लिप्स की तरफ क्या करना, ट्रैप करना. क्या करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव लाइट है उसको लिप्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, लिप्स की तरफ खींचता है, ताकि वही लाइट फिर जाके जो फोटोलिसिस होगा उसमें वाटर को ब्रेक कर सके. आई होप इतना समझ में आया होगा सबको. अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस.
मतलब फोटोसिंथेसिस में कितना स्टेप्स होगा, कैसे ये होगा। तो देखिए 4 स्टेप में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप होगा क्या, जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कहाँ पे, लिप्स की तरफ। तो पहला क्या हो गया, पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हम अभी बताए हैं कि सनलाइट का काम क्या है, सनलाइट का काम क्या है, वाटर को ब्रेक करना। तो पहला स्टेप तो हो गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट कौन करेगा, क्लोरोफिल, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सनलाइट आया, लाइट जो आया, ये लाइट क्या करेगा, ये क्या करेगा, वाटर को ब्रेक करेगा, मतलब वाटर को ब्रेक करेगा। वाटर को ब्रेक करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जब ये हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जब ये हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ही ये फोटोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद एक रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होता है। एक रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग NADPH2। क्या बोलते हैं, NADPH2। इसका कहाँ यूज है अभी बताएंगे। देखिए बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट आ गया तो क्या करेगा, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, वाटर को क्या करेगा, तोड़ेगा। फिर क्या होगा, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, NADPH2। इसके साथ ही प्लस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP आपको पता है क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया। फिर क्या हुआ, एक रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 बना, और फिर क्या हुआ, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, रिएक्शन में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था और क्या था, वाटर था। बन क्या रहा था प्रोडक्ट, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये तो बन रहा था। तो इस रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो जाता है किस चीज में, किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में। ये जो रिड्यूस होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस होगा, ये करेगा कौन, ये रिड्यूस करेगा कौन, ये क्या करेगा, NADPH2, NADPH2, NADPH2। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 बनेगा, उसका काम क्या है, इट हेल्प्स कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस इनटू ग्लूकोज। आया होगा समझ में, नहीं भी आया होगा तो हम लोग अभी लिखेंगे फिर क्लियर कर लेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ है नहीं। बारी बारी से प्रोसेस को समझते हैं। आज कंप्लीट प्लांट्स का न्यूट्रिशन हम लोग खत्म कर लेंगे। सबसे पहला होगा क्या इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ PAR लाइट, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, PAR को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये लाइट तो आ गया, अब इसको, अब क्या होगा, लाइट आ गया तो क्या करेगा, वाटर को ब्रेक करेगा। तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर takes place. Photolysis of water takes place. In this process, H2O is breaks into, H2O टूटेगा किस चीज में, H प्लस आयंस में, and oxygen is released. Oxygen is released. ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। देखिए एक क्वेश्चन यहां से राइज होता है, ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, इसमें वाटर टूटेगा, H2O टूटा H प्लस में और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। क्यों होगा, ये टूटता क्यों है, ये टूटना कंपलसरी क्यों है, ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। ये H प्लस H2O का H प्लस आयन में टूटना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि केमिकल रिएक्शन, ये है क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट H2O भाग नहीं ले सकता है, उसको H प्लस आयन के फॉर्म में ही वो भाग लेगा।
फोटोलिसिस ऑफ व्हाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज इसेंशियल। क्यों इसेंशियल है? इसलिए इसेंशियल है क्योंकि डायरेक्ट H2O रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है। किस फॉर्म में लेगा? आयंस के फॉर्म में। इसलिए वो क्या होता है? ब्रेक होता है। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। यहां तक तो आया होगा समझ में? दो प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस क्या है? NADPS2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका फॉर्मेशन होगा और साथ में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट NADPS2 takes place. NADPS2 and energy rich molecules ATP takes place. देखिए, पहला प्रोसेस लाइट एब्जॉर्ब हो गया, करा कौन? क्लोरोफिल। सेकेंड, लाइट आया तो क्या करेगा? वाटर को ब्रेक किया। किस चीज में? H+ आयंस में और ऑक्सीजन में। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन होगा। उस रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? NADPS2। और साथ ही एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होगा। ये जो यहाँ पे एनर्जी बना, यही एनर्जी आगे यूटिलाइज होगा। किस चीज में? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा ग्लूकोज में या स्टार्च में। किस चीज में? स्टार्च में। ये जो एनर्जी बना यहाँ पे, ये यूज कहाँ होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। और साथ ही ये NADPS2 क्या करेगा? इसको कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें कन्वर्ट करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आई होप समझ में आया होगा। ये NADPS2 का फंक्शन क्या हो गया? इट हेल्प्स कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस्ड इनटू स्टार्च। और ये जो ATP है, इसका फंक्शन क्या होगा? ये क्या करेगा? इस प्रोसेस में जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा, वो एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो कहां से आएगा? इसी ATP से आ जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट प्रोसेस है reduction of CO2 into starch, ग्लूकोज जो भी बोलिए, into starch with the help of NADPS2 and ATP molecules। लास्ट में क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है किस में रिड्यूस कर जाएगा? किस चीज में रिड्यूस कर जाएगा? ग्लूकोज में, स्टार्च में। किसके मदद से? NADPS2। या क्या करेगा? रिड्यूस करने में मदद करेगा। और साथ में एनर्जी जो लगेगा वो कहां से आएगा? जो अभी फॉर्मेशन हुआ था। यही 4 प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप है, ये कितना है? 4 स्टेप। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सेकेंड, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या नाम है उसका? NADPS2। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू स्टार्च विद द हेल्प ऑफ दैट रिड्यूसिंग एजेंट एंड ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ATP एनर्जी रिच्ड मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को, ये जो रिड्यूस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं केल्विन वेन्सन साइकिल। किस मेथड से होता है? तो इस मेथड को बोलते हैं केल्विन वेन्सन साइकिल। केल्विन वेन्सन साइकिल का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, सिंपल सा ये जो रिडक्शन हुआ, उसको सबसे पहले केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, केल्विन और वेन्सन, वो बताया। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कौन सा प्रोसेस? केल्विन वेन्सन साइकिल। ठीक है, आई होप कि फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप्स है वो समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ से स्टार्ट होता है दो चीजें, अभी भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है। ये होता कहाँ है एक्चुअली में, देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्या है क्लोरोप्लास्ट? एक सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। ये फर्स्ट लेयर, ये डबल लेयर, दो लेयर का बना हुआ एक क्या है? सेल ऑर्गेनल है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में देखिएगा थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझना है क्या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनल है जो कि दो लेयर का होता है, डबल लेयर होता है। पहले तो ये समझ गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये जो अभी बनाया है ऐसा, ये कुछ नहीं है, सिक्का है। कॉइन देखे ना, सिक्का, 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का, उसको ये जो सिक्का की तरह स्ट्रक्चर है लगातार ऐसे ऐसे होगा, 1 2 3 4 ऐसे लगेगा, जैसे सिक्का के ऊपर हम लोग सिक्का रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। ये जो अगर ये सिक्का जो है, मान लीजिए कॉइन ही मान लीजिए, कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है ये अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, तो इसको बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड। देखिए ये जो सिक्का है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्का है नहीं एक्चुअली में, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। ये अगर अकेला होगा, सिंगल होगा, तो क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। वहीं पे ये ग्रुप में होगा तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेना, या ग्रेनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। देखिए मतलब ये एक कॉइन, ये दो कॉइन, ये 3 4 5 6 7 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पूरा जब ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर। इसके अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेना बोलते हैं। ये ग्रेना अगर अकेला होगा तो क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। अब देखिए ये वाला पूरा का पूरा ग्रेना हुआ, ये भी ग्रेना हुआ और ये भी ग्रेना हुआ। तो देखिएगा ये जो थाइलाक्वाइड है, एक थाइलाक्वाइड दूसरे थाइलाक्वाइड से अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होगा? कैसे जुड़ा होगा? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या है? स्ट्रोमा लैमेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेलाई। देखिए पूरा का पूरा ग्रेना, पूरा का पूरा ग्रेना, अकेला होगा तो थाइलाक्वाइड। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेलाई। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेलाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रोमा लैमेलाई का काम क्या है? एक थाइलाक्वाइड को दूसरे थाइलाक्वाइड से जोड़ता है। कौन? स्ट्रोमा लैमेलाई। ये कैसा स्ट्रक्चर है? फाइबरस स्ट्रक्चर है। अगर ग्रेना जो है वो अकेला होगा, सिंगल होगा, तो क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड्स इज नोन एज ग्रेना। अब देखिए ये जो जुड़ा हुआ है इसके बीच में कहीं कहीं गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप, ये गैप, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, जो गैप है इस गैप को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ये एक्चुअली में है क्या? किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। किस चीज का? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये कितने लेयर का होगा? डबल लेयर का होगा। इसके अंदर स्पेशली दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। तो ग्रेना क्या है? ग्रेना क्या है? ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड। और ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड इसको क्या बोलेंगे? ग्रेना। एक थाइलाक्वाइड को दूसरे थाइलाक्वाइड से कौन जोड़ेगा? स्ट्रोमा लैमेलाई। स्ट्रोमा लैमेलाई कैसा स्ट्रक्चर है? फाइबरस स्ट्रक्चर है। और बीच में जो खाली है, मतलब स्पेस, जो वैकेंट स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस को दो भागों में बांटेंगे। एक होता है लाइट रिएक्शन,
लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा हमारा डार्क रिएक्शन, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। बहुत सिंपल है। देखिए, अब लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, दो चीज है। तो लाइट रिएक्शन किसको बोलेंगे, डार्क रिएक्शन किसको बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जो बिना लाइट के नहीं हो सकता है, जो बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का वो पोर्शन जिसके बाद अब लाइट नहीं भी होगा तब भी रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा, उसको क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब लाइट का कोई जरूरी ही नहीं है, लाइट मतलब लाइट इज एसेंशियल। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ये जो ग्रेना है, ये जो ग्रेना है वो कौन सा रिएक्शन में आएगा? लाइट रिएक्शन में आएगा। किस में आएगा? लाइट रिएक्शन में। और ये जो स्ट्रोमा है ये किस में आएगा? डार्क रिएक्शन में। किस चीज में आएगा? डार्क रिएक्शन में। कितना मिनट का? देखिएगा, यहीं पे खत्म करते हैं इसको। फोटोसिंथेसिस को अगर हम बांटे तो दो भागों में बांटते हैं फिर प्रोसेस को, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। रिएक्शन का वो पार्ट जो बिना लाइट के नहीं पॉसिबल है उसको क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का वो पोर्शन जो अब लाइट नहीं भी होगा तब भी कंटिन्यू करेगा, उसको क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। तो लाइट में होता क्या है? लाइट में होता क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, H2O बिना लाइट के ब्रेक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये जो H2O ब्रेक करेगा ये करेगा कहाँ? ग्रेना के अंदर करेगा। कहाँ करेगा? ग्रेना के अंदर। तो लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस होगा। पहला क्या होगा? ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट, ऑब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट, और दूसरा क्या होगा? ब्रेक, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये दो प्रोसेस में ही क्या बन जाता है हमारा? NADPH2 बन जाता है। और साथ में क्या बनता है? NADPH2 के अलावा क्या बनता है? NADPH2 के अलावा ATP बनता है। ATP जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इस दोनों का यूज कहाँ करते हैं? CO2 को रिड्यूस करने में। तो लाइट रिएक्शन में होगा क्या? लाइट रिएक्शन में होगा क्या? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, पहला तो ये होगा, और दूसरा क्या होगा? फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बिना लाइट के वाटर ब्रेक करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब ये लाइट पे डिपेंडेंट करने वाला रिएक्शन है। तो ये दो चीज जो होगा वो कब होगा? लाइट रिएक्शन में होगा। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ये जो बनेगा NADPH2, ये लाइट रहे ना रहे, क्या होगा? बन जाएगा। अब लाइट रहे या ना रहे, ये CO2 क्या होगा? CO2 reduced into what? ग्लूकोज into कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। फिर से देखना, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जो बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है, लाइट डिपेंडेंट है। तो इसमें दो चीज होगा, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट को एक्चुअली किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। किचन है ये, यहीं पे पूरा पूरा खाना बनता है। तो ये जो H2O का जो टूटेगा ये होगा कहाँ? ग्रेना के अंदर होगा। कहाँ होगा? ग्रेना के अंदर होगा। और ये जो डायरेक्ट रिएक्शन होगा, ये दोनों प्रोसेस होगा, वो कहाँ होगा? स्ट्रोमा, ये जो ब्लैंक है, वैकेंट है, उसके अंदर होगा। ठीक है। तो इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ये होगा कहाँ? ग्रेना के अंदर होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। अब यहाँ के बाद जब वाटर टूट गया, वाटर जब ब्रेक हो गया, उसके बाद लाइट नहीं भी रहे तब भी ये दो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा? NADPH2 की मदद से। NADPH2 बन चुका है और ATP भी क्या है? बन चुका है। क्लियर है? तो एक चीज और इसमें लिख लेंगे, इसी में लाइट रिएक्शन में, दिस प्रोसेस takes place inside grana, inside grana। और डार्क रिएक्शन में क्या लिख लेंगे?
This reaction takes place inside स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? वैकेंट स्पेस है, खाली स्थान जो है। ग्रेना क्या है? ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ रह गया इस चैप्टर में। चलिए कुछ नया इंफॉर्मेटिव बात आपको बताते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसमें देखा गया? ऑब्जर्व किसमें किया गया? कौन से प्लांट में या बैक्टीरिया में या कुछ भी? तो आपको याद रखना है यू बैक्टीरिया। सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस का ऑब्जर्वेशन किया गया वो किसमें किया गया? यू बैक्टीरिया में। लेकिन इसको रियल फोटोसिंथेसिस हम नहीं मानते हैं, रियल फोटोसिंथेसिस नहीं मानते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो ऑब्जर्व किया गया ये किसमें किया गया? यू बैक्टीरिया में। लेकिन इसको रियल फोटोसिंथेसिस नहीं मानते हैं। रियल किसमें मानते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये रियल क्यों नहीं? इसलिए यू बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एनर्जी तो बन जाएगा, उसमें ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज इसमें नहीं होता है। ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, इसलिए इसको रियल फोटोसिंथेसिस नहीं बोलते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में पहली बार देखा गया कि ऑक्सीजन भी साथ में रिलीज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं रियल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले किसमें देखा गया? यू बैक्टीरिया में। लेकिन उसमें ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा था, इसलिए उसको रियल फोटोसिंथेसिस नहीं मानते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया को पहला मानते हैं रियल, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ लिख लेना है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल present inside प्लांट सेल। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल के अंदर में पाया जाता है। दिस इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट की किचन किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा खाना बनने का प्रोसेस कहाँ होता है? यहीं पे होता है। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, a group of coin like structure attached with each other, which is known as inside chloroplast, a group of coin-like structure attached with each other and forms a special structure known as grana.
क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रुप ऑफ क्वाइल एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेना बोलते हैं। इनसाइड ग्रेना लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन वाला जो पोर्शन होगा वो कहाँ होगा, ग्रेना के अंदर होगा। अब इसके बाद आपको एक और चीज लिख लेना है, स्ट्रोमा लैमेलाई is a fibrous structure which joins one thylakoids with another। पढ़े ना हम लोग, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे, फाइब्रस स्ट्रक्चर से। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेलाई। स्ट्रोमा लैमेलाई एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिसका काम है एक थाइलाकोइड को दूसरे थाइलाकोइड से जोड़ना। ठीक है, एक और लाइन लिखेंगे, vacant space present between grana is known as stroma। देखिए ये क्या है, थाइलाकोइड्स है, ग्रुप है तो ग्रेनम है, ये क्या होंगे, जुड़े होंगे आपस में। ये जो खाली स्पेस है वो वैकेंट स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ग्रेना इज नोन एज स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा के अंदर, और लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, लाइट रिएक्शन, होगा आपका ग्रेना के अंदर। ये हमारा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।